हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आज एक और पर्टिकुलर वीडियो में कुछ बात करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने अपनी एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दी है। ठीक है, और इन्होंने ये इस बार कहा है कि जितने भी एग्जामिनेशन होंगे ऑन शेड्यूल होंगे। और ये जो है हर साल जो होता है, दिस इज एनुअल कैलेंडर, जो कि हर साल ये लॉन्च करके हर साल जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन है वो सिस्टमेटिक करेंगे, हर साल लेंगे। तो उसमें जो सबसे जो पॉपुलर जो होता है वो एनटीपीसी आता है, एनटीपीसी। अब देखो, दो तीन चीजें जो होती है एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं, जैसे कि एएलपी हो गया और टेक्नीशियन हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट। और ये टेक्नीशियन हो गया, दैट इज अ टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, टेक्निकल पोस्ट होते हैं। वाइल नॉन टेक्निकल जो होता है एनटीपीसी, इसमें सबसे बड़ा जो होता है नॉन टेक्निकल में, तो एन जो होता है आपका लेवल, देखो, एक हो गया लेवल 1, ये क्या हो गया, ये ग्रुप डी वाला पोस्ट हो गया, दिस इज ग्रुप डी। और जो बाकी बचे हुए होते हैं, मतलब लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक, तो वो किस में आता है, एनटीपीसी लेता है एग्जामिनेशन, उसके अंदर आता है। तो आप इस पे देखोगे कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 एग्जामिनेशन होते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है, मतलब कि अगर आप 12वीं पास है सिर्फ, ठीक है, अगर आप 12वीं पास है, 12th पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो लेवल 2 और 3 के लिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल तो हो, साथ ही साथ 4, 5, 6 लेवल के लिए भी एलिजिबल हो। तो अभी तक एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन मैं ये वीडियो से आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाले मंथ बहुत ही क्रुशियल होने वाले हैं। और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मत वेट करो, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जून जून सॉरी जुलाई और सितंबर के बीच में एनटीपीसी तो अपना नोटिफिकेशन दे देगा। लेकिन क्या आप उसके लिए उस टाइम तक तैयार हो या नहीं हो, ये बात आप बताना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी एनटीपीसी के जो डिटेल होते हैं वो सारे को देखेंगे कि आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सारे को मैं डिस्कस करूंगा, वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो हमने नोटिफिकेशन उठाया हुआ है वो 2019 के बेसिस डेटा के बेसिस पे किया है। और साथ में जो एग्जाम एनालिसिस है वो सारे जो एग्जामिनेशन 2019 में होते हैं उसके ऊपर बेस करके ये सारे एनालिसिस रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें 5 ऐसे होते हैं। देखो, सबसे पहले पोस्ट की बात कर ले तो 12th पास, जो लोग 12वीं पास होते हैं, ठीक है, वो लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब 12 पास वाले वो लोग हो गए जिन्होंने बस 12वीं की है। देर आर एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है, जैसे सिर्फ 12वीं से नहीं होता, 50% का भी ब्रैकेट है, वो हम लोग आगे चलते हुए वीडियो में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि जो 12th पास है वो लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होगे कि लेवल 2 के लिए 4 पोस्ट है, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों लेवल 2 के पोस्ट है। ओके, सबसे पहला आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 का पोस्ट है। अकाउंटेंट क्लर्क टाइम कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 2 का जॉब है। जूनियर टाइम कीपर, ये लेवल 2 का पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क, ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लेवल 3 की एक पोस्ट है। लेवल 3 की जो पोस्ट है वो क्या है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो हो गया वो लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो ये 19,900 का है। मतलब आप तकरीबन मान सकते हैं कि 25 से 30 के जो होती है इसकी सैलरी होगी। ये देखो, लेवल 2 वाले जितने भी है वो सारे 19,900 के हैं। ठीक है, 21,700 के हैं, तो मान सकते हो आप ये कि 30 के आसपास इसकी जो होती है वो सैलरी रहेगी। ठीक है, 30,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि ये जो है सैलरी वो बेसिक पे है। इसके इसके अलावा जो होता है पर्क्स वगैरह ये सब ऐड होके ये सारी चीजें आती है। वैकेंसी 2019 की तो इसे कोई मतलब नहीं है, आपका ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तब वैकेंसी वगैरह और सारी चीजों में हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो सारे पोस्ट जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये 8 तो पोस्ट फिल कर ही सकते हो। साथ में ये जो पीछे पे आपके 5 पोस्ट थे इन सबको भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन हो तो आप सारे पोस्ट को फिल सकते हो, लेकिन अगर 12th पास हो तो ये सिर्फ आप ये जो 5 है उन पोस्ट को फिल कर सकते हो, ये 8 को फिल नहीं कर सकते। अच्छा, इस ग्रेजुएशन वाले की बात करूँ तो इसमें मोस्टली जो आते हैं लेवल 4, 5 और 6 वाले आते हैं। ठीक है, लेवल 4, 5 और 6, इसमें अगर आप देखोगे कि लेवल 6 के जो है वो हाईएस्ट पेड जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी उनकी रहती है। और लेवल 2 की सबसे कम जॉब होती है। जैसे कि आप जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी सैलरी इन्हांस होते जाएगी। ठीक है, ये रेलवे में थोड़ा अलग होता है, थोड़ा उल्टा होता है कि जैसे जैसे आपकी लेवल जो है बढ़ेगी वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो लेवल 4 में हमारे पास देखते हैं क्या क्या है, तो लेवल 4 में हमारे पास ट्रैफिक असिस्टेंट है, उसकी पोस्ट है। लेवल 5 में अगर बात करें तो लेवल 5 में सबसे ज्यादा पोस्ट होती है, जैसे कि गुड गार्ड्स हो गया। ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये हो गया। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया।
फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये पोस्ट हो गया। उसके बाद सीनियर टाइम कीपर, ये जो हो गए ये सारे पोस्ट हो गए लेवल 5 के। लेवल 6 के बोले बात की जाए, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये दो ऐसे पोस्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा आपकी जो होता है ना इच्छा होती है इसकी जाने का। सभी का इच्छा ये होता है कि आइदर मैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस में चला जाऊं या तो फिर स्टेशन मास्टर में चला जाऊं। तो ये दोनों होती है लेवल 6 की। और नो डाउट कि इनकी सैलरी भी जो होती है वो सबसे ज़्यादा ही होती है, सैलरी वाइज भी ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पे स्केल में भी आप देख सकते हो ये, लेकिन बेसिक पे दिया गया है, इसके बाद आप पर्क्स वगैरह ऐड करके सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस पर लोग सैलरी पे एक अलग वीडियो बना के इस पर बात कर लेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। 8 जो ऐसे पोस्ट है जिसमें कि डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आता है कमर्शियल अप्रेंटिस आता है, स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड्स हो गया, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो हो गया वो, सीनियर टाइम कीपर हो गया, और ट्रैफिक असिस्टेंट। इन सब में जो होती है हमें डिग्री चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है आपके लिए। आपके पास तो डिग्री होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके लिए कुछ और भी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, मैं आगे इतने सारे आपको चार्ट बनाना हो कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बस कंडीशन यही है कि आप वीडियो को बीच में से ना देख के स्टार्टिंग से देखो आप। ठीक है, बीच में से मत देखो, आप स्टार्टिंग से ही सारे वीडियो को देखो। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गया डिग्री, चाहे वो कमर्शियल अप्रेंटिस हो, स्टेशन मास्टर हो, गुड गार्ड हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, तो इसमें डेफिनेटली आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। साथ साथ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर हो, तब भी आपको क्या चाहिए, टाइपिंग की एक एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो चाहिए होगा। ठीक है, अगेन सीनियर टाइम कीपर है तो भी आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसपे आपको डिग्री समझ गए कि क्या होता है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन जो 12th लेवल वाले पोस्ट है उस पर ध्यान रखना कि सिर्फ 12 पास होने से नहीं चलेगा। ठीक है, आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए 12th में। ठीक है, अच्छा ये 50% मार्क्स सभी लोग के लिए नहीं है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, SC हो गया, ST कम्युनिटी हो गया, या फिर डिसेबल हो, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको बस पास होना, 12th पास होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, या EWS वगैरह है, तो आपको 50% ऑफ द मार्क्स इज कंपलसरी। किसमें, 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में क्या चाहिए आपको, 50% मार्क्स चाहिए। अच्छा, 12th वाले जो पोस्ट है वो कौन कौन से है, तो अगर आप देखोगे यहाँ, ठीक है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क टाइम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया। तो ये सारे वो पोस्ट है जिसमें कि आपको 12th अगर आप पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये 8 पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो, साथ साथ ये जो 5 पोस्ट है इसके लिए भी एलिजिबल हो। मैं हर बार बोल रहा हूँ, अगर ग्रेजुएट आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 12th हो तो बस ये 5 पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एज की बात करूं, तो जैसा कि इस बार का 2024 का ट्रेंड देखा गया है, जो अभी दो ALP और ये सब में आया, तो 2024 में ये बात बताया गया है कि हमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, 3 इयर्स का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। ऑलराइट, अच्छा ये जो 3 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है ये नॉर्मल रिलैक्सेशन है, मतलब ये सभी के लिए है। ओके, ये जो रिलैक्सेशन आ रहा है वो सभी के लिए आ रहा है, मतलब आप ये तो रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप OBC से हो तो आपको 3 साल की मिल जाएगी रिलैक्सेशन। SC ST वाले जो है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये तो मिलेगा, मतलब जो ये 18 से 30 ये 2019 के अकॉर्डिंग था, तो वो अब 30 ना रह के आप कह सकते हो कि भैया ये कितना हो जाएगा, ये 33 ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी टाइम के बाद आया है, तो 3 साल का ये रिलैक्सेशन दे रहा है। साथ ही साथ अगर इसकी बात करूं तो ये 33 ना होकर कितना हो जाएगा, ये 36 साल का हो जाएगा। मतलब अगर आप 12th वाले एग्जामिनेशन जो अंडर ग्रेजुएट वाले, मतलब 12th पास वाले अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 33। आई थिंक ये चेंजेस देखने को मिलेगा डेफिनेटली, बाकी क्लियर हो जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर वो 3 साल ALP और टेक्नीशियन वाले में किया है, बढ़ाया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, तो डेफिनेटली NTPC और बाकी एग्जामिनेशन में भी ये बढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करो तो ग्रेजुएट लेवल वाले का क्या हो जाता है रिक्वायरमेंट, 18 से लेके 36 साल का रिक्वायरमेंट आपका हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक एज वाली सारी बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे वही मैं आपकी सारी सारी चीजों को कर लूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक जो एस्पेक्ट मैंने कवर नहीं किया वो मेडिकल का किया। मेडिकल का मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा जहाँ पे सारे मेडिकल के जो कंडीशन होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, उनको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूँ तो कितने स्टेज में रिक्रूटमेंट होता है, तो देखो सबसे पहला जो आपका होता है वो सीबीटी 1 होगा। पहला स्टेज सबसे पहला सीबीटी 1 होगा। ठीक है, पहला स्टेज जो होता है वो सीबीटी 1 हो जाता है। ये कॉमन है सभी के लिए। ये क्या है, कॉमन है सभी के लिए। मतलब आपको एक ही बार सीबीटी 1 देना पड़ेगा और आप सभी जितने भी लेवल के पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूं सीबीटी 2, तो आपको हर एग्जामिनेशन के लिए हर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अगर आप देखो, पहले तो हो गया आपने प्री दे दिया, जैसे ये हो गया स्टेज 1 दे दिया, सीबीटी 1 दे दिया, तो इसमें आपको एक पेपर के अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टेज 2 पे देख रहे हो, अगर आप पांचों लेवल के लिए अप्लाई किए हो और पांचों के लिए आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको 5 बार सीबीटी 2 देना पड़ेगा। ओके, 5 बार आपको क्या देना पड़ेगा, सीबीटी 2 देना पड़ेगा अलग अलग लेवल के लिए। अच्छा, स्टेज 1 सीबीटी हो जाता है। स्टेज 2 होने के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 ये आपका रिटन एग्जामिनेशन वो हो गया। उसके बाद क्या होता है, दो चीज होता है। एक तो होता है कि टाइपिंग टेस्ट होता है और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जो साइको टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं ना, साइको टेस्ट हो गया कि जिसमें आपकी जो होते हैं ना कि आपके एबिलिटी चेक करते हैं, डिसीजन लेने की एबिलिटी क्या है, तो डेट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट हो गया कि कुछ ऐसे पोस्ट है इसका टाइपिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टाइपिंग टेस्ट। तो स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद आपको क्या किया जाता है, टाइपिंग टेस्ट या जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों क्लियर कर लिया आपने, जितने लोग सेलेक्ट हो गए उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि आई साइड को। मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, हाइट वाइट ये सब कुछ नहीं मैटर करता है मेडिकल में, बस एक चीज आपको मैटर करेगा सबसे ज्यादा कि आपकी आई साइट कैसी है। ठीक है, तो मेडिकल कंडीशन आई साइट के ऊपर एक सेपरेट से मैं वीडियो बना के बता दूंगा। उसके ऊपर आपका बेस करता है कि बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं उसके मेडिकल रिक्वायरमेंट अलग होती है। एंड डेट टू मैंने बोला कि हाइट वेट ये सब से मैटर नहीं करता, आई साइट वो लोग मैटर करते हैं। रेलवे के एग्जामिनेशन में आई साइट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एग्जामिनेशन पहला जो होगा वो सीबीटी 1 होगा और दूसरा सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 जो होता है वो कॉमन फॉर ऑल है। ठीक है, कॉमन फॉर ऑल का मतलब क्या होगा कि आप एक बार सीबीटी 1 के लिए अप्लाई करते हैं और सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया तो। दूसरी बात ये जो होने वाली, पहले तो ये कॉमन फॉर ऑल होगी, और दूसरी बात ध्यान में ये भी रखना है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या होगा कि इस पे आपको बस क्वालिफाई करना है। ये जो मेरिट बनेगी, मेरिट में इसकी मार्क्स जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, आपको ये जो एग्जामिनेशन सीबीटी 1 वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। एक बार आपको मतलब कि एक सीबीटी 1 दोगे, उसके लिए आप जितने भी पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है, जितने भी लेवल के लिए, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। तो एक कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब मेंस में जाएगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन की बात कर लूँ, तो जो आपका सीबीटी 1 है वो क्या है, 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, जहां पर 3 सेक्शन के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम है, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है। अब 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, तो जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जो करंट अफेयर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे मिला के आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जो साइंस कंप्यूटर जो हो गया, ये सारे मिला के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स के 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग के भी 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिला के 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। 100 सवाल रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। ये सीबीटी 1 की बात है, कॉमन होने वाला है। ठीक है, जिसमें 40 सवाल आपके जीए के रहेंगे। जीए में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, करंट अफेयर आएगा, साइंस के सारे पोर्शन आएंगे और साथ साथ कंप्यूटर आएंगे। डिटेल हमने बना रखा है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब के ऊपर ही बना रखा है। मैथ के आपके 30 सवाल आएंगे और रीजनिंग के आपके 30 सवाल आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ सिमिलर लाइन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एसएससी हो गया, हाईकोर्ट वगैरह हो गया, तो मोर और लेस जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ओके, तो आप इस एग्जामिनेशन को लाइटली नहीं ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन जो 2024 में आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं सीबीटी 2 की बात की जाए, तो यहाँ पर इतने लंबे में इसने यही बोला कि हर लेवल का अलग अलग सीबीटी होगा। ठीक है, अगर आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किए तो लेवल 2 का अलग सीबीटी होगा, लेवल 3 के लिए अलग से सीबीटी रखी जाएगी, लेवल 4 का अलग सीबीटी होगा, लेवल 5 का अलग सीबीटी होगा और लेवल 6 का
अलग सीबीटी होगा। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। सपोज ये कोई पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पांचों लेवल के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये 5 लेवल के लिए अप्लाई किए, तो आपने बोला कि इसको सीबीटी कितना बार देना पड़ेगा, सीबीटी 1 जो है इसको एक बार ही देना पड़ेगा, आपने एक बार दे दिया। लेकिन अब जब सीबीटी 2 की बारी होगी, सीबीटी 2 की बारी होगी, और ये अगर 5 में भी सब में क्वालिफाई हो गया, ये क्वालिफाई हो गया सभी में, क्वालिफाई किस में हो गया, सभी में, तो इसे लेवल, इसे कितने बार 5 सीबीटी 2 देने होंगे, सीबीटी 2 जो हो कितने होने में, 5 देने पड़ेगा। लेवल 2 का सेपरेट होगा, लेवल 3 का सेपरेट, लेवल 4 सेपरेट, लेवल 5 और लेवल 6 का सेपरेट होगा। मतलब आपको 5 दिन बैठ के लगातार एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, अलग अलग लेवल के अलग अलग दिन पे एग्जामिनेशन होंगे और अलग अलग एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मेंस में एग्जाम पैटर्न क्या है, चेंज हुआ है, तो देखो टाइम में कोई चेंज नहीं है, टाइम में क्या है, नो चेंज है। लेकिन अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो पहले क्या था, प्री में 40 था, और अब मतलब सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये 50 हो गए, मतलब कि 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए हैं जीए के, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा, जीए का मतलब होता है सिर्फ जीए नहीं, जीए हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, साथ साथ कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर के भी अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, तो दीपेश सर की जो क्लासेस देखते हो एकदम अच्छे से देखो अभी भी, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करो तो मैथमेटिक्स के 35 सवाल आएंगे, पहले अगर स्टेज 1 की बात की जाए तो सीबीटी 1 में 30 सवाल थे, अब यहाँ पर देख रहे हो तो 5 सवालों की वृद्धि हुई है, 5 सवाल बढ़ा दिए गए। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में फिर 35 सवाल कर दिए गए हैं, जो कि सीबीटी 1 में 30 था, उसे 5 इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, 35 से सवाल कर दिए गए हैं। मतलब कि अब जो सवालों की संख्या हो गई वो 100 से बढ़ा के कितनी, 120 कर दी गई, लेकिन समय में कोई भी चेंजेस नहीं किया, कोई भी परिवर्तन समय में नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सवाल में इंक्रीज किया गया। इसका मतलब सीबीटी 2 में कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। आप किस तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, इस 90 मिनट को किस तरीके से 120 क्वेश्चन में सॉल्व करने में कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो आपका चेक किया जाएगा। तो स्टेज 2 में आपको टाइम मैनेजमेंट का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टेज 1 की बात करें तो वो 90 मिनट में आपके 100 सवाल देखता था, और वहीं स्टेज 2 की बात की जाए तो 90 मिनट में क्या हो रहा है, 120 सवाल आपसे देखे जा रहे हैं। तो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो दो चीज है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि जो साइकोमेट्रिक जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो इसका नाम बोला गया सीबीएटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग साइको भी बोलते हैं, साइको टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ दो पोस्ट के लिए है। पहला जो पोस्ट है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए आपको साइको पोस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा स्टेशन मास्टर, इन दोनों के लिए ही बस आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, जो आपके मतलब कि बेसिकली ये देखता है कि आप देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग साइको किसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग के तौर पे देखा जाए तो वो सही से उसके दिमाग परफॉर्म नहीं कर पाता, उसी को हम लोग साइको बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इतना हाई रिस्क वाले जॉब दिया जा रहा है, हाई प्रोफाइल वाला जॉब दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बोलते हैं ना हेल्दी माइंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको साइकोमेट्री से ये देखो कि आपकी रिफ्लेक्स कितनी अच्छी है, कि आप तुरंत एनालाइज कर पा रहे हो यानी सिचुएशन को, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कितनी जल्दी आप कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, कितनी जल्दी आप किसी भी सिचुएशन पे एक्शन ले सकते हो। तो ये सारी चीज को चेक करेगा वाया ये जो आपका एप्टीट्यूड होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो पोस्ट के लिए अप्लाई होता है, एक तो आ गया आपका ट्रैफिक असिस्टेंट और दूसरा स्टेशन मास्टर हो गया। इसके अलावा अगर मैं टाइपिंग टेस्ट की बात करूं तो टाइपिंग टेस्ट देखो आप कौन कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट एलिजिबल है, मतलब अप्लाई किया गया है। पहला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए है। दूसरा हो गया जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, इसके लिए है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये पूरा पोस्ट का नाम है, उसके लिए दो पोस्ट यहाँ से हो गए। तीसरा है सीनियर टाइम कीपर, इसके लिए टाइपिंग रिक्वायरमेंट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए चाहिए। अकाउंट क्लर्क के लिए चाहिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होनी चाहिए कि टाइपिंग स्किल चाहिए। अच्छा, टाइपिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। बात समझ में आ रही है? 30 वर्ड किसके लिए चाहिए? 30 वर्ड चाहिए इंग्लिश के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो आपको 30 वर्ड्स चाहिए इंग्लिश के, और 25 वर्ड्स चाहिए किसके लिए? हिंदी के लिए। देखो हिंदी खुद में थोड़ा सा जटिल होता है, अगर आप टाइपिंग करोगे तो देखोगे हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा सा डेफिनेटली हार्ड होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जो वर्ड लिमिट रखा गया वो 30 वर्ड्स पर मिनट का रखा गया, वेर हिंदी का कितना रखा गया? 25 वर्ड्स पर मिनट। तो देखो अगर आप लोग एनटीपीसी या कोई भी एग्जामिनेशन में फोकस कर रहे हो अभी जिसमें टाइपिंग आता है, तो करना कुछ नहीं है, आप 30 मिनट अभी से ही टाइपिंग पे देना स्टार्ट कर दो। 30 मिनट आप टाइपिंग पे देना अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है।
अच्छा, कुछ रिलैक्सेशन भी रखा गया है, ठीक है, रिलैक्सेशन वाला आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं मोटी मोटी बातें यहाँ से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसी सारी चीजों को मैं फटाफट से समराइज कर दे रहा हूँ। तो देखो, लेवल 2 के कितने जॉब है, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, लेवल 2 के जॉब है, जिसमें आ रहा आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क है, कमर्शियल टिकट क्लर्क है, सॉरी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये लेवल 3 का जॉब है। ये किसका जॉब है, लेवल 3 का है। लेवल 4 की बात करें तो एक ही जॉब है, और लेवल 3 का भी एक ही है। लेवल 4 में कौन सा है, ट्रैफिक असिस्टेंट है। ओके, ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो लेवल 4 का जॉब होता है। ओके, तो लेवल 2 में आपके कितने हो गए, 4 हो गए। लेवल 3 में एक हो गया, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेवल 4 में आपका ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया। ओके, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ऊपर के जो 5 होते हैं इसके लिए बस 12th रिक्वायरमेंट होती है, और नीचे के लिए 6 से लेकर 13 तक के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो आगे क्या हो गया, गुड गार्ड्स हो गया लेवल 5 के लिए, सीनियर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो लेवल 5 का हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 5 का जॉब है, अकाउंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 की जॉब है, सीनियर टाइम कीपर ये लेवल 5 की जॉब है, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर ये दोनों जो होता है लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, अब देखो सभी पोस्ट के लिए एक ही सीबीटी आपको देना पड़ेगा, मतलब एक ही बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, एक बार सिंगल पेपर एग्जामिनेशन होगा, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसका मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपने अगर ये क्वालिफाई कर लिया और सीबीटी टूट गया, तो देखो मैंने बोला था हर लेवल के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे, मतलब एक एग्जामिनेशन होगा लेवल 2 के पोस्ट, मतलब ये जो लेवल 2 के 4 पोस्ट होते हैं। ठीक है, अब इनके लिए देखो, इन चारों पोस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीटी 2 देना पड़ेगा अलग से। लेवल 3 के लिए एक अलग से सीबीटी हो जाएगा, मतलब एक सीबीटी आपने यहाँ दिया अगर क्वालिफाई है, एक सीबीटी यहाँ दिया आपने, 2 सीबीटी दे दिया। वहीं लेवल 4 के लिए ये अपना अलग से सीबीटी 2 लेगा। ठीक है, तो 3 टेस्ट आपका यहाँ पर हो गया। लेवल 5 के सारे एग्जामिनेशन के लिए एक कॉमन सा सीबीटी होगा, मतलब 3 आपने यहाँ दे दिया, चौथा एग्जामिनेशन यहाँ पर हो जाएगा, और लेवल 6 मतलब कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए एक ही अपना कॉमन इंडिविजुअल सीबीटी देगा। मतलब अगर आप सारे ही पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सीबीटी 2 जो है 5 बार देना पड़ेगा, 5 अलग अलग सीबीटी 2 देना पड़ेगा। इसके अलावा टाइपिंग की बात करी की जाए तो देखो टाइपिंग किस किस टेस्ट में है, तो देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इस पे टाइपिंग टेस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, जूनियर टाइम कीपर जो है उसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखोगे सीनियर टाइम कीपर। तो इन 6 पोस्ट के लिए जो है वो आपकी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, वो 2 एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। पहला तो हो गया आपका ये वाला ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट जो ट्रैफिक लाइट को करते कंट्रोल, और दूसरा हो गया स्टेशन मास्टर। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको साइको टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए, बाकी के लिए कुछ नहीं है। अगर देखो कुछ कुछ पोस्ट में जो ब्लैंक दिए गए, इसका मतलब है इसके बाद डायरेक्टली आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, मेडिकल हो जाता है। ठीक है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट है और एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद उनका डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा। आई होप यहाँ तक सारी आप प्रोसेस समझ गए कि क्या होता है, कैसे कैसे किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कैसे एग्जामिनेशन होना है, और बाकी सारी चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि होता है पढ़ाई से रिलेटेड, कि आप एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस आपका क्या क्या है। तो सिलेबस पे एक तो हो गया आपका ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है, आप लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन 2019 के ऊपर आए गए हैं, चाहे वो मैथ्स की बात की जाए, जीएस के सेक्शन की बात की जाए, या रीजनिंग के सेक्शन की बात की जाए, सबको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस कर लेते हैं। देखो मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो मैथ्स में आप देखोगे कि नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मतलब ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके अलावा देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक जो हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पेड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाएंगे, और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स से ही है। तो मैथ में आप कह सकते हो कि पूरा 100% जो सिलेबस है उन सभी को इसने दे दिया, चाहे वो अर्थमेटिक की बात की जाए,
अर्थमेटिक या फिर एडवांस की बात की जाए तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका, सारा के सारा टॉपिक इसने दिया हुआ है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में भी अगर आप देखोगे तो एनालॉजी हो गया, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ए नंबर मतलब नंबर सीरीज हो गया या फिर अल्फाबेटिक सीरीज बोल सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मतलब एनालॉजी एनालॉजी जिसको बोलते हैं वो वाला हो गया, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गया, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, मैप्स हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ मतलब कि डीआई जो हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हो गया, ये सारे के सारे रीजनिंग हो गया, मतलब कि रीजनिंग में भी आपका वर्बल नॉन वर्बल जितने रीजनिंग है वो सारे इसने डाल रखे हैं, ठीक है। कंप्लीट मैथ करना है, कंप्लीट रीजनिंग करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम बात, मतलब कि 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 40 आपका सीबीटी 1 में और 50 आपका सीबीटी 2 में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखो सबसे पहले दिया है करंट इवेंट, मतलब करंट अफेयर तो आ गया, करंट इवेंट में भी नेशनल इन न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन लिटरेचर जो हो गया ये सब। अच्छा यहाँ पर देखो आर्ट एंड कल्चर मतलब यहाँ आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हो गया, प्लेसेस ऑफ इंडिया हो गया, जनरल साइंस मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसने ले लिया, लाइफ साइंस का मतलब वही बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, सॉरी फिजिकल हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल फिजिकल मतलब आई डोंट नो क्या बोल रहा था वो, शायद फिजिक्स बोलना होगा, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटिक हो गया, गवर्नेंस हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो इंटायरली अगर मैं बोलूं कि जितने भी होते हैं जो 7 सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक हो गया, वो सारे के सारे इसने कवर किए हैं। और यकीन मानो दोस्तों कि क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब कि सारे ही टॉपिक को कवर करके बहुत ही बैलेंस्ड वे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, मतलब इसमें भी आपको कंप्लीट तैयारी की ही जरूरत होगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि किस किस जो 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, तो इससे हमें ये आइडिया तो लग जाएगा ना कि भैया कौन कौन सा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हमें फोकस करना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ हिस्ट्री के, तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री से के 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे। ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी के 5 सवाल आए थे, ठीक है। इसमें आपकी तीनों ज्योग्राफी कवर है, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी कवर है, इंडियन ज्योग्राफी कवर है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। सभी से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना होगा, सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। हिस्ट्री के 6 से 7 सवाल है, ज्योग्राफी के 5 सवाल है। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो ये तीनों साइंस होता है, और साइंस में भी फिजिक्स के 2 से 3 सवाल आए हैं, बायोलॉजी के 3 से 4 सवाल आए हैं, और केमिस्ट्री के क्या है 1 से 2 सवाल आए हैं, ठीक है। और ये सारा जो एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस करके जो 2019 का पेपर था उसके ऊपर ये सारे एनालिसिस करके बनाए गए हैं। कंप्यूटर की बात करूं तो मैंने बोला था कंप्यूटर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर पे ये देखो ना आप 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए हैं, मतलब केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से आ रहे हैं। पॉलिटी के वेटेज थोड़े से कम है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको इग्नोर करके चलोगे, पॉलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। स्टैटिक जीके की बात करो तो देखो ये जो होता है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात करो तो ये दोनों देखो आप 8 से 9 यहाँ पर स्टैटिक जीके ने निकाल लिया, और करंट अफेयर 11 से 12, मतलब ये दोनों जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से होते हैं। लेकिन अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर का जो होता है 1 साल पूरा आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है, पूरा 1 साल करंट अफेयर करना पड़ता है। तो अभी से मैं यही बोलूंगा कि मंथ वाइज आप करना स्टार्ट करो, ताकि जब एग्जामिनेशन आए तो आपके ऊपर ऑल ऑफ ए सडन एकदम बर्डन ना पड़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करोगे। अगर मैं बात करूं मैथ सेक्शन की, मैथ में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो परसेंटेज के 1 सवाल थे, परसेंटेज के 1 सवाल थे। नंबर सिस्टम की बात करूं तो 3 सवाल नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे थे। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ से 2 से 3 सवाल थे, एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 सवाल थे। टाइम एंड वर्क के जो थे वो 2 से 3 सवाल थे, टाइम एंड वर्क के। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के भी 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से देखा जाए तो 3 सवाल पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस के कितने सवाल थे, 2 सवाल पूछे गए थे। मेंसुरेशन, अगर मैं इधर एडवांस मैथ की बात करूं, मेंसुरेशन के 1 सवाल थे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 सवाल थे, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के भी सवाल देखे गए थे, ओके। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज के 1 से 2 सवाल थे। स्क्वायर रूट के ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन जो टाइप के जो क्वेश्चन थे वो 2 सवाल इससे पूछे गए थे। और रेशियो जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें 1 से 2 सवाल पूछे गए थे। नो डाउट मैथ के लेवल आसान थे, बहुत टफ टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ वहीं जब सीबीटी 2 की बात की जाए वहां पर पेपर थोड़ा सा लेंदी किया गया था।
अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो सिलेबस आपको बताया गया है, ये जो सिलेबस मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, ये जो है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए ही कॉमन सिलेबस है। ठीक है, आप सिलेबस में देखोगे कोई चीज नहीं आएगा, मतलब अगर आपने एक बार तैयारी अच्छे से शिद्दत से कर ली तो आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम चीजें पढ़ के भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में देखो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन टॉपिक जल्दी जल्दी और आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पजल्स की बात करूं तो देखो पजल्स के क्वेश्चन आ रहे थे, और पजल देखो थोड़ा सा हाई लेवल का कर लेना, क्योंकि सीबीटी 2 होता है। जब सीबीटी 2 था तो उसमें पजल से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे गए थे। और यही एक चीज था ना जो कि पिछले बार बहुत सारे लोगों के लिए सरदर्द किया था। ठीक है, क्योंकि पजल्स को सब सोच रहे थे कि आसान वाले हल्के वाले आएंगे, लेकिन पजल को उसने एक लेवल अप रख दिया था, अच्छे लेवल से पूछे गए थे, तो इसको ध्यान देना। इसके अलावा सिलॉक्स की क्वेश्चंस 3 पूछे गए थे, वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के अलग थे और वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन अलग थे, ध्यान रखना। सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट देखो ये सब जो टॉपिक होता है, ये जो 3 टॉपिक आपको दिख रहा होगा, सॉरी 2 टॉपिक है, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो पोर्शन आते हैं उस पे भी देखो आप 3 सवाल आ गए थे। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज थे, उसके 1 सवाल आए थे, एनालॉजी के 1 सवाल आए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 सवाल थे, डायरेक्शन सेंस के आपके 2 सवाल थे, ब्लड रिलेशन के 1 सवाल थे, ऑड वन आउट के आपके 2 सवाल थे, सीटिंग अरेंजमेंट के 1 सवाल थे, और कोडिंग डिकोडिंग के 1 सवाल थे। मतलब रीजनिंग अगर देखा जाए तो रीजनिंग में मैं एक चीज बता देता हूँ, ये रीजनिंग जो था वो बैंक लेवल का नहीं था, बैंक से हल्का सा कम था, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि एसएससी से ये लेवल ऊंचा था। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग कहीं ना कहीं वो एसएससी और बैंक के बीच में ही रेलवे को लेकर आया था। ठीक है, रेल की जो रीजनिंग है वो बैंक और एसएससी के बीच में ही है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसको कॉशियसली होके तैयारी करना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने वो सारी चीजें कवर कर दी जो आप लोग को जाननी चाहिए, जो आपको एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी थी। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, 2 बातें मैं कर देता हूँ। पहले चीज कि अगर आप देखोगे तो जिज्ञासा की टीम जो है वो आपको फ्री क्लासेस दे रही है। ठीक है, फ्री क्लासेस दे रही है। इसके अलावा आपके पेड क्लासेस भी अवेलेबल। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात कर दूं, फ्री क्लास की बात करूं तो आप लोग शाम में 5:30 पीएम से 8 पीएम पे ज्वाइन कर सकती है लाइव क्लासेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाई की जो है, मतलब प्रीवियस ईयर में, चाहे वो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर हो जाए, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर हो जाए, ठीक है, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है, या फिर जो भी एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर को रेलवे का रखते हुए ही, रेल को फोकस में करते हुए सारे प्रीवियस ईयर को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर पेड कोर्सेज, जहां पे सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो बैच है उसकी फीस सिर्फ रखी गई मिनिमम 799 में, जहां आपको मैथ रीजनिंग जीएस साइंस कंप्यूटर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एनटीपीसी और एएलपी की कोर्स की बात करूं तो इसकी भी फीस रखी गई है 799। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी कंप्लीट कोर्सेज होगा। ठीक है, चाहे वो मैथ्स की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए, जीएस की बात की जाए, साइंस की जाए या कंप्यूटर की जाए, सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे, एंड डेट टू इन ए वेरी सिस्टमेटिक ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस अगर आप लेना चाहो, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की बैच हो गई या आरपीएफ एसआई की बैच हो गई, तो इनकी भी बैच लॉन्च हो गई, इसकी फी रखी गई है 699 प्राइस है। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आपको सिस्टमेटिक, अगर आप बिगनर हो, सिस्टमेटिक चीजों से करना है, तो आप इनको इनरोल कर सकते हो। ठीक है, फाइनल में मैं यही बात आप लोगों को बोलूंगा कि सिंस रेलवे अपनी वैकेंसी निकाल रहा है और आप देख रहे हो कि अपकमिंग में वो किस तेजी से सारे वैकेंसी निकालते जा रहा है, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अंतिम मौके के लिए मत वेट करो। अभी से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, अभी से आप अपना जोर लगा दो कि भैया कि अभी इस जो एग्जामिनेशन आने वाला है, डेफिनेटली ये जो है वो हर साल ही वैकेंसी निकालेगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करते हुए हमें क्या करना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उससे पहले हम लोग को अपनी तैयारी को इस तरीके से कर लेना है कि एग्जामिनेशन में हम लोग रेडी रहे, एग्जामिनेशन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आई होप ये वाली सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा और एनटीपी से रिलेटेड काफी डाउट्स आपके क्लियर हो गएगा। इसके अलावा जो डिफरेंट पोस्टेज होते हैं या कुछ भी चीज जो आपको अभी भी डाउट कर रहा है, तो वो आप लोग कमेंट को मेरे को कर देना, मैं सारे के कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा मेडिकल के ऊपर जो एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा, इसके अलावा जितने भी ग्रुप डी वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे सारे पे वीडियो बना दूंगा। ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून टू जिज्ञासा। थैंक यू वेरी मच।